ओके मिस्टर रुद्र, देखिए ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें कोई डाउट तो नहीं है रुद्र? नहीं सर। तो ये देखिए, अभी करते हैं ये क्वेश्चन। A wire of length 2 meter and cross sectional area 0.5 millimeter square has a resistance of 0.14 ohm. ये वाला क्वेश्चन। तो आपको निकालना क्या है? Calculate the resistance of another wire of the same material of length L, cross sectional area 0.9 millimeter square. रुद्र पहले तो देखिए ये फॉर्मूला समझते हैं। R is equal to रो L by A। मिस्टर रुद्र, इसमें R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यार, यूजुअली ये जो वायर ली जाती है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो वो जो पाई आर स्क्वायर है, वो बेसिकली अगर आप इसको इस साइड से देखोगे, ये जो वायर है उसको अगर इस साइड से आप देखोगे, इस साइड से देखोगे, ऐसे देखोगे, तो आपको जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा नजर आएगा, जिसमें ये इसका रेडियस होगा, इसका क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा, विच आई कैन ऑल्सो राइट एज पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर। रुद्र, बात समझ आई? हाँ सर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके। तो एल जो है वो लेंथ ऑफ द वायर है। आर अगर आप फॉर्मूला करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मूला ऐसा यूज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला ऐसे यूज करना चाहते हैं, पाई टी स्क्वायर बाई 4, तो भी ठीक है। चलो, उधर कोई डाउट? नहीं सर। तो अगर आप इसको ऐसे यूज करते हैं, ये वाली फॉर्म में अगर यूज करते हैं, ये वाली फॉर्म में यूज करते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है रो 4L बाय पाई डी स्क्वायर। मिस्टर, उधर कोई डाउट है? नहीं सर। ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमें आज काफी काम आने वाले हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए, L अपॉन पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद ये नोट कर लीजिए 4 रो L या रो 4L, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, रो 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये दोनों जो है ये सेम ही है। मिस्टर रुद्र, इसमें रो क्या है? सर डेंसिटी रहेगा शायद से मटेरियल। भैया डेंसिटी नहीं है, ध्यान से बताओ क्या है। रेजिस्टिविटी नहीं याद में आया? हाँ सर। वो सिंबल जो है वो रो है, बट सिंबल जो है वो रो है, वो डेंसिटी का यूजुअली यूज होता है। बट जब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इस केस में जो रो है वो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। वायर का जो मटेरियल होगा माय फ्रेंड, वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर आपके पास कॉपर वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम है तो उसकी कोई और रेजिस्टिविटी होगी, अगर रबर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कोई और होगी। मिस्टर, उधर नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। तो ये हमारी प्यारी महाराष्ट्र बोर्ड की 11th क्लास की बुक का चैप्टर 11 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए, पहले तो ये फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला जो लिखा है वो लिखा है, ये देखिए यहाँ पर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर the resistance of the given conductor is observed to depend upon the nature of the material of conductor, area of the cross section and its length। मेरी बात समझ आई?
तो हाँ सर। ये जो फॉर्मूला लिखा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यही बात हो रही है कि सर आपका जो रेजिस्टेंस है एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होगी, और यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि तभी उसने लिखा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर is observed to depend upon the nature of the material of the conductor. ये जो रो है ये नेचर ऑफ कंडक्टर होगा, नेचर ऑफ मटेरियल, और ये जो लेंथ है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये तो अभी हमने बात की है। अब मटेरियल पे जो रो है वो कैसे डिपेंड करता है वो देखिए, ये देखिए आपके सामने, ये आपको दिख रहा है। अगर आप सिल्वर, हाँ सर। ये फॉर्मूला देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इस फॉर्मूले के सामने आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे सिल्वर है उसमें यहाँ लिखा हुआ है 10⁻⁻8, और जो वुड है वो लिखा है 10⁻8, टेफ्लॉन लिखा है 10⁻16, ग्लास लिखा है 10⁻13, कार्बन देखिए 10⁻⁻5। तो मिस्टर रुद्र एक बात बताइए, अगर आपको वायर बनानी है, इलेक्ट्रिकल वायर, तो सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा? कॉपर। कॉपर। क्यों सबसे अच्छा? तो ये है ना 1.59। हाँ तो फिर हाँ सर। सिल्वर की वायर क्यों नहीं बनती? महंगा है वो सॉरी, सर, कॉस्टली, और मतलब इतना ज्यादा लगा नहीं सकते। ये आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप देखेंगे कॉपर जो है वो 1.72 है, ये हाउस होल्ड में ये यूज होता है, बट आपकी जो लॉन्ग रूट की जो वायर है जो ट्रांसमिशन में यूज होती है उसमें वो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मिस्टर उधर बात नहीं समझ आ रही? समझ गया सर। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये वाली वायर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपसे, आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको देख के बड़ा ऑब्वियस है, इसको देख के ऑब्वियस है कि अगर आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल आपने ये चूज किया हुआ है, ग्लास यूज किया हुआ है या वुड यूज किया हुआ है या टेफ्लॉन यूज किया हुआ है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा होगी। इस चीज में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो ये ध्यान से देखिए, ये 10⁻⁻8 लिखा हुआ है और यहाँ 10⁻13 लिखा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ग्लास की, अगर आप ये दोनों को, सिल्वर और ग्लास को कंपेयर करें, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सर यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो दूसरी जो आपको चीज देखने लेनी चाहिए वो सिंपल है। अगर R जो है वो रो L बाई ए है, तो रो जो होगा वो RA/L होगा। रो का जो यूनिट है वो ओम है, ए का मीटर स्क्वायर है, एल का मीटर है। तो आपके रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा? ओम मीटर। मिस्टर उधर नहीं समझ में आया? समझ गया सर ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, ये एमसीक्यू में आता है यूनिट के बारे में। और यहाँ पर ये डेफिनेशन देख लीजिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is numerically the resistance per unit length per unit area of cross section of the material। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सर अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो और लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर ले लो, तो बेसिकली रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू resistance of a wire whose area of cross section is 1 meter square and whose length is 1 meter। मिस्टर उधर डाउट है? नहीं सर। और मिस्टर उधर एक और एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टिविटी की जो कजन है या उसकी जो सिस्टर है वो है कंडक्टिविटी, और उसको लिखा जाता है R इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। मेरी बात समझ है? इसको क्या हाँ लिखते सर। हैं? सिग्मा।
ये भी नोट कर लीजिए और इसके यूनिट्स भी नोट कर लीजिए 1 अपॉन, और इसको प्यार से ये बोलते हैं। भैया डाउट है? नहीं सर। सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं। यूजुअली जैसे आईसीएसई बोर्ड है उसमें 10th में ये करा दिया जाता है। ओके, इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, वो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ सकते हैं। अलग ही किसी लेक्चर में करेंगे ये। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर के साथ आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी चेंज होती है, वो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर दे दिया आपको, ऑफ अ कॉन्स्टेंटन अलॉय है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, of diameter 1.25 mm, the resistivity of constant at room temperature is 5 into 10 raised to power meter। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको रेजिस्टेंस पर मीटर निकालना है, पर मीटर निकालना है, तो बेसिकली आपकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 1.25 मीटर, रेजिस्टिविटी आपको पता है कांस्टेंट की, वो क्या है 5 into 10 raised to -7। तो 5 into 10 raised to power -7 तो आपने यहाँ पर लिख दिया, लेंथ आपने लिख दी 1 मीटर। अब थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए वो हो जाता है कि एरिया को संभालना है। एरिया जो है वो होगा पाई d²/4। मिस्टर उधर ठीक लिख रहा हूँ? हाँ सर एरिया पाई r² होता है ना, उसको मैं पाई हाँ सर। d² भी लिख सकता हूँ। अब इसमें थोड़ा सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो पाई d²/4 है वो पाई d जो है वो 1.25 मिलीमीटर है। तो अब मैं तो इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि 1.25 मिलीमीटर 0.125 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और 0.125 अपॉन 100 मीटर के बराबर होगा। मिस्टर उधर मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। एंड दिस वुड बी इक्वल टू 125 into 10 raised to power -5 मीटर। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ये जो कन्वर्जन है ना, ये कई बार बच्चों को प्रॉब्लम लगती है। अनिल जी यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो नहीं बेसिकली सर। आपका जो 1.25 mm है वो बेसिकली 125 नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, 125 into 10⁻⁵ मीटर के बराबर है, और मीटर में कन्वर्ट करना भूलिए मत, फॉर अ सिंपल रीजन कि सारा एमकेएस में चल रहा है, तो कई बार ये संभालना मुश्किल हो जाता है। तो पाई d²/4 मतलब पाई/4 आ गया यहाँ पर, और d² जब आप करोगे तो ये आएगा 125 into 10⁻⁻5 का स्क्वायर। और ये देखिए ये जो टर्म आपने यहाँ पर लिखी है वो जो टर्म है वो यहाँ नीचे आ जाएगी, और फाइनली इसको सॉल्व करना थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा। पाई/4 यहाँ पर आ गया, 125 into 10⁻⁻5 का स्क्वायर। मिस्टर उधर समझ आया? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 1.25 को सिर्फ ये किया, एक ही बात है, वो जो डायमीटर है उसमें उन्होंने रेडियस में चेंज कर दिया और रेडियस का स्क्वायर करके वो कर रहे हैं, तभी ये 0.625 आपको नजर आ रहा है। वो जैसे आप करना चाहें वो कर लीजिए। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल आसान होता है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आसान होता है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम जो आती है वो सिर्फ ये आती है कि ये वाला तो आसान होता है, ये यूजुअली जो डायमीटर ऑफ वायर आपको दिया जाता है, क्योंकि वायर तो पतली होती है इसलिए एमएम में दिया जाता है, वो एमएम को जब आपने मीटर में चेंज करना होता है और यहाँ पर जब आप पाई r² करोगे तो वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये देखिए
ये कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी हो जाएगी। ये थोड़ा सा संभाल के आपको करना पड़ेगा, बट उसके भी आप 3-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। चलो तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन है उसमें 2 मीटर की लेंथ है। आपका जो क्वेश्चन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो आसान है, बट जो कंसेप्ट है वो यही है, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें 2-3 जगह ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये जो फॉर्मूला है ये समझा दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, वायर ऑफ लेंथ A wire of length 2 meter, cross section area 0.4 mm square has a resistance of 0.4 ohm। तो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर 2 मीटर लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.4 mm स्क्वायर है, तो जो रेजिस्टेंस है वो है 0.14 ओम। तो ये इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में दी हुई है, ये आपने लिख दी। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी जो है वो सेम होगी। उधर इस चीज में कोई डाउट है? नहीं सर। तो रेजिस्टिविटी जो दूसरी वायर की है वो तो सेम, ये सेम। ऑफ लेंथ 3 मीटर, तो हमारी जो दूसरी वायर होगी उसकी जो लेंथ होगी, रो तो सेम होगा, लेंथ जो है वो कितनी है 3 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है 0.9 mm स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, इसकी रेजिस्टेंस। मिस्टर उधर यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये आपकी लाइन नंबर 1 है जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली, और ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे मिस्टर उधर बताइए? तो पहले ये इंफॉर्मेशन दे उसमें से रो निकालेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका सिंपल जो तरीका है ना, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बट इसका जो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है ना, जिससे आपको ज्यादा हेडेक नहीं होगी, नहीं तो आप चक्रों में फंस जाओगे, सबसे इजी ये है कि इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। 0.14 अपॉन आर, या ऐसे भी मत करो और भी इजी कर लो, आप ऐसे करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, जिससे आपको सबसे कम तकलीफ होगी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन ऐसे करो, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हुआ r अपॉन 0.14 इज इक्वल टू रो बाय रो 3 अपॉन 0.9 इंटू 2 0.4। मिस्टर उधर कोई डाउट? नहीं सर। क्योंकि अगर आपने दूसरा तरीका लिया तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपने ऐसे करना शुरू कर दिया कि रो इज इक्वल टू 0.14 इंटू 0.4 अपॉन 2 और फिर ये इंफॉर्मेशन यहाँ डालोगे तो टाइम पास करोगे बिना बात कर। इसमें सिंपल है, ये कट गया, ये वाला जो 0.14 है वो ये साइड आ गया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, और ये चीज आपको समझनी चाहिए, इसके 0.9 के जो यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर स्क्वायर है, और 0.14 के, नहीं सॉरी, 0.4 के 0.4 के भी जो यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए ये केस में आपको मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर उधर नहीं समझ में आता? समझ में आती। तो जितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो उतनी इजीली कीजिए।
जूल का हीरो मत बनिए। अब ये देखिए एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होगा। r इज इक्वल टू ये वाला जो डेसिमल है वो ये वाले डेसिमल के साथ चले जाएगा, तो ये वाला जो 3 है वो ये 9 के साथ चला गया, तो यहाँ 3 आ गया। तो बेसिकली 1/3 इंटू ये 2 इसके साथ चला गया इंटू 2 इंटू 0.14 ओम। मिस्टर उधर बात समझ आए? हाँ सर। ये आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, बेस्ड ऑन हमारा ये प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन अगर ध्यान से करोगे तो फ्री के नंबर होता है। मिस्टर ये क्वेश्चन कैसे किया आपने? मिस्टर उधर किया था नहीं किया था? सर देख लो, किया तो सर थे। देखिए तो मैंने 210 into 10 किया था। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट कितना डिलीवर करता है? 210 मिली एम्पियर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 210 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ तक मेरी बात समझ आई मिस्टर रुद्र? हाँ सर। इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम जो है वो 10 आवर्स में। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किस में कन्वर्ट करना? मिनट्स में। और गुरुजी मिनट सेकंड। मिनट में गाड़ी नहीं चलती, एमकेआर सिस्टम है। आपको एमकेआर सिस्टम में यहाँ एम्पियर चाहिए, यहाँ आपको सेकंड चाहिए, ताकि आपका जो चार्ज है, चार्ज को अगर मैं क्यू से लिखता हूँ तो मेरा चार्ज कितना आएगा? 210 इंटू 10⁻³ इंटू 36,123। अब ये जो आंसर आएगा ये ऑटोमेटिकली कूलम में आ जाएगा। जैसा उधर कोई डाउट है नहीं सर। आपका? हाँ सर। यूनिट्स का प्लीज ध्यान रखिए, यूनिट्स अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे तो चोट लगेगी। ये मिली एम्पियर है, ये एम्पियर में आना चाहिए। ये आवर्स है। आपको पता होना चाहिए कि मिनट्स में फिजिक्स में कोई चीज नहीं चलती ऐसा यूनिट्स में, वो सेकंड में चलनी चाहिए। नहीं समझ आ? समझ आया सर। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में वो जो हमारा एक यूनिट है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, वो आपका कमर्शियल, जिसको आप 1 यूनिट बोलते हो, वो कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट है, सिर्फ उसी में जो बात है आपकी एसआई में नहीं चलती, क्योंकि यहाँ किलोवाट चल रहा है और यहाँ पर और आर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ यही एक टॉपिक है, बाकी जहां पर भी आप जाओगे आपको एसआई यूनिट्स में काम करना है। उधर जी कोई डाउट है? नहीं सर। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी व्हेन फुली चार्ज। ये कैसे निकालोगे? हमने एक फॉर्मूला किया था, पावर इज इक्वल टू वी है। ये याद करना आसान हो जाता है, पावर इज इक्वल टू वी है। मिस्टर उधर याद? हाँ सर। इसी से अगर आप वर्क निकालते हैं तो वर्क कितना आता है? वी आई टी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। या कोई डाउट है? नहीं सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पावर इज इक्वल टू वी आई याद करना आसान हो जाता है। पी इज इक्वल टू वी आई, छोटा सा फॉर्मूला। इसका हाँ सर।
इसका फायदा ये होता है कि मुझे पावर पता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। पावर किसके इक्वल था? VI के, तो VI। अब ये जो वर्क है बेसिकली ये वो वर्क है जो कि बैटरी कर सकती है। दिस इज वर्क दैट सेल कैन डू। ये बेसिकली उस सेल की एनर्जी। मिस्टर रुद्र, डाउट आ रहा है? नहीं सर। तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है जो कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क में ट्रांसलेट करोगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? VIT। इसमें V क्या है मिस्टर रुद्र, बताइए? ये क्वेश्चन में V क्या है? तो वोल्टेज है। वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज है कितना? तो 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट इनटू करंट। करंट कितना? 210 इंटू 10⁻³ कितने टाइम तक बैटरी चलने वाली है? 10 आवर्स। मिस्टर रुद्र, चक्कर आ रहा है? नहीं सर, समझ रहे। यार, तो आप सेल से इतनी एनर्जी या इतना वर्क करा सकते हैं क्योंकि लाइन ध्यान से पढ़िए। व्हेन फुली चार्ज्ड 1.2 वोल्ट rechargeable battery can deliver a current of 210 milliampere for 10 hours। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, कि अगर आप लेट अस अज्यूम कि ऐसे आपने बैटरी किसी लेट अस अज्यूम किसी टॉर्च में डाल दी। ये आपकी टॉर्च है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, क्या ये बैटरी है? ये आपने बैटरी इसके अंदर डाल दी। बैटरी मतलब मैं बार बार बैटरी बोल रहा हूँ यार। हाँ, बैटरी लिखा हुआ है, सेल बोल देता हूँ, सिंगल सेल बोल देता हूँ। या अगर ये बैटरी कह रहा तो चलो ठीक है यार, बैटरी बना देता है। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल सेल होता है और बैटरी का मतलब मोर देन वन सेल लगा हुआ है। तो लेट अस अज्यूम बैटरी की देता है, तो मैं इसके अंदर 2 सेल डाल देता हूँ। अब लेट अस अज्यूम कि ये जैसे कहीं आपने नए सेल डाले इसके अंदर और आप भूल गए, आप ऑन करके भूल गए। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि इसकी जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 210 मिली एम्पियर करेगा। तो 10 घंटे तक और 10 आवर्स ये जो टॉर्च है ये चलती रहेगी। मिस्टर उधर नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे सर। तो ये जो चलती रहेगी, ये क्यों चलती रही? बिकॉज जो एनर्जी स्टोर थी उसकी वजह से ना, वो जो एनर्जी स्टोर थी वो आपने यहां से निकाली। ये देखिए, तो इसका यूनिट क्या होगा मिस्टर? सर जूल। जूल्स। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड व्हेन बैटरी इज चार्ज। केमिकल। केमिकल। और वो केमिकल को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? आपने किया नहीं किया? सर किया है। एक
So 3000 watt into 3.5 for electrical energy. कैसे किया आपने? कैसे किया? So 3 किलोवाट है तो फिर उसको पहले वॉट्स में कन्वर्ट किया, हाँ हाँ, नाइस। तो 3000 वॉट्स आ गया। फिर तो जितना टाइम के लिए किया 3.5 से मल्टीप्लाई किया। टाइम को 3.5 से मल्टीप्लाई किया या टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट किया? नहीं से सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। तो गुरुजी कैसे करोगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे? एनर्जी कैसे निकलेगा यार? इसमें ना कंफ्यूज, ये जो एनर्जी सप्लाइड है, ये आप देखिए, ये जो यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द केटल। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय केटल। कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। देखिए, ये देखिए, ये जो आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ना, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये जो आपने पावर इज इक्वल टू वी आई लिखा है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर है। और यहाँ पर ये जो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम लिखा है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है और ये जो है ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। और ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो है, देखिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब अगर वो इलेक्ट्रिकल वर्क है तो ये, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा ये करेगा किस वजह से करेगा? वो एनर्जी की वजह से करेगा ना। उसके अंदर जो स्टोर्ड, जो भी आप बोलना चाहते हो, जो केमिकल एनर्जी है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल वर्क करने वाली है ना। भैया नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजन क्या आ जाती है, मैं कंफ्यूजन भी आपको बता देता हूँ। कंफ्यूजन ये आ जाती है कि यार ये जो पावर था ये तो वर्क अपॉन टाइम है। अब ये जो वर्क है ये एनर्जी कैसे हो सकता है? और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी जो केटल है, अगर आप उसको केटल, चलिए केटल तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप उसको सेल से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, फटाफट समझ आ जाएगा कि आपने अगर सेल लगाया तो फंडामेंटली वो सेल कर क्या रहा है? सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। ये केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होने वाली है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आप क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो फैन का एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम आपके पास फैन है। वो जो फैन है वो चलता है किससे? वो फैन चलता है, ऐसा एक फैन है, वो फैन चलता है सेल से। यहाँ पर आप बैटरी डालते हो तो वो फैन ऑन होता है। उधर मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। तो बेसिकली ये जो, अलग पेज पे आपको समझाता हूँ। देखिए फंडामेंटली हो क्या रहा है, वो आपने देखे होंगे छोटे छोटे चाइनीज से फैन आते हैं, चाइनीज फैन आते हैं, उसमें छोटे से फैन होते हैं, उसमें छोटी सी यहाँ पर आप सेल डाल सकते हो। कभी देखा आपने रुद्र? हाँ सर। फेस फैंस। अब वो फेस फैंस में देखिए हो क्या रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है मतलब ये फैन चल रहा है, फैन इज वर्किंग। तो बेसिकली
जो सेल की जो एनर्जी है, सेल की जो एनर्जी है, सेल की जो एनर्जी है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? वर्क में। तो जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, पावर इज इक्वल टू वी आई, या मैं लिखता हूं वर्क इज इक्वल टू वी आई टी, तो ये वर्क मिस्टर रुद्र करता कौन है? सर सेल का जो सेल की एनर्जी। सेल नहीं समझ में आया। हाँ सर। तो यही जो वर्क है वही आपकी क्या है? एनर्जी। अभी भी डाउट है तो वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल है, और ये जो एनर्जी है इसका यूनिट भी जूल है। कोई डाउट है? नहीं सर। यार ये फैन चल रहा है ना आपका, ये फैन चल रहा है आपका, जो फाइनली जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी तो ये सेल ही दे रहा है आपका। ठीक है, कुछ वेस्टेज होगी, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से वेस्टेज होगी, वो अगर हम सारा इग्नोर कर लें तो ये वाली जो सेल की एनर्जी है वो सारी की सारी इस वर्क में कन्वर्ट हो रही है ना, इस वर्क में कन्वर्ट हो रही है। और यही ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आप जब ये क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी सप्लाइड है वो बेसिकली क्या है? ये जो एनर्जी सप्लाइड है ये बेसिकली मेरी पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम से पावर इनटू टाइम जो निकला वो मेरी एनर्जी सप्लाइड है। चलो उधर डाउट है? नहीं सर समझ। पावर रेटिंग कितनी है? 3000 वॉट। टाइम कितना है? 3.5 इंटू 60। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। ये वाला जो वर्क है, ये वाला जो वर्क है वही एनर्जी है, वही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अनिल जी डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। तो ये यूजुअली बच्चों को थोड़ा अजीब सा तो बोलिए बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा तो वर्क का ही निकलने का ना। सर ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल में जब वो आपको एनर्जी की बात कर रहा है, ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं यूजुअली, हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही बन जाए, बट ऐसे न्यूमेरिकल में आपको समझना पड़ेगा ये जो एनर्जी सप्लाइड बाय द केटल है यही इस फॉर्मूले में जो हमारे वर्क डन वाला फॉर्मूला था यही एनर्जी है। मेरी बात समझ आए? देखिए यहां तक क्वेश्चन को पढ़िए, उसने अभी तक आपको सिर्फ वॉट दिया है और टाइम दिया है, और उससे अगर आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो आपके पास यही एक फॉर्मूला है ना जिससे आप निकाल सकते हो, हाँ। और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। मेरी बात समझे आप? हाँ। और इस चीज में एक चीज जो अजम्पशन, जो बड़ी अजम्पशन आप करते हो, वो बड़ी अजम्पशन ये करते हो तो मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका वो जो चाइनीज फेस फैन था उसमें एक बड़ी अजम्पशन आप ये करते हो, ये आपने इसके अंदर सेल डाल दिए। बड़ी अजम्पशन ये होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, कि देयर इज नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज मतलब एयर फ्रिक्शन नहीं है, हीट लॉसेस नहीं है, कोई और रेजिस्टेंस बीच में नहीं है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं चीज। हाँ समझ गए। तो अगर मुझे कोई, आप फंडामेंटली क्वेश्चन को समझिए,
अगर कोई आपको सिर्फ ये लाइन देके आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी है वो ये वाला वर्क है, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। एक अजम्पशन ली जा रही है कि सारा का सारा जो वर्क है वो एनर्जी में, और जितनी एनर्जी है सेल की वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात समझ आई? हाँ समझा। कुछ लॉसेस नहीं होते। और ये बात कंफ्यूजिंग लगती है। एक तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है, मैं आपको कंफ्यूजन भी बता रहा हूँ बच्चों की। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो ये हो जाती है कि सर हमने तो सबसे पहले जब पावर देखा था, वो पावर जो हमने देखा था वो तो हमने देखा था मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में मतलब वर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, सॉरी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सॉरी गलत लिखा, पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब ये पहली बार जब फॉर्मूला आप देखते हो तो वर्क डिस्टेंस के फॉर्मूले के टाइम लिखते हो, वर्क डिस्टेंस फोर्स वाला जो चैप्टर होता है उसमें ये वाला फॉर्मूला आता है। तो एक कंफ्यूजन तो ये आ जाती है कि ये वर्क डिस्टेंस और फोर्स वाला जो पावर था वो यहाँ पर कैसे आ गया, एक कंफ्यूजन ये आ जाती है। बट अगर मेरे पास ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरी सारी की सारी जो जितना भी काम हो रहा है वो सारा इस एनर्जी की वजह से हो रहा है। अनिल जी अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर। दूसरा जो आपने गलती नहीं करनी, वो ये नहीं गलती करनी जो मिस्टर रुद्र गलती कर रहे हैं कि जो टाइम है उसको सेकंड में चलाइए, क्योंकि आपको एमकेएस सिस्टम चाहिए। एमकेएस सिस्टम के बिना इस क्वेश्चन को मत कीजिए। अगर आपने उसको मिनट में चलाने की कोशिश की, आवर में चलाने की कोशिश की, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3000 इंटू 3.5 इंटू 60। इसके यूनिट क्या होंगे रुद्र? सर जूल से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जो केटल है ये कर क्या रही है? ये गर्म कर रही है उस पानी को जिस पानी का टेम्परेचर कितना है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड। मिस्टर रुद्र समझ आया? हाँ सर। तो ये जो एनर्जी है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इस पानी को गर्म करेगी। और अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि एट 3.5 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन केटल इज 1700 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इतनी है, स्पेसिफिक हीट इतनी है, और थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर। ठीक है मिस्टर रुद्र, देखिए पहले तो ये याद रखिए कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले जो हैं वो आपको एकदम समझ आने चाहिए। जैसे देख के ही आपको समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है और डेंसिटी दे रहा है तो बेसिकली वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मिस्टर रुद्र? हाँ अगर आपको वॉल्यूम दे रहा है और डेंसिटी दे रहा है तो बेसिकली आपको ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझ में आया? नहीं समझा। अनिल जी डाउट है? हाँ सर नहीं समझा। नहीं समझ आया? ओके, देखिए आपको ये पता है या नहीं पता कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है? ये पता है या नहीं पता? मिस्टर रुद्र आपको पता है नहीं पता? हाँ सर। अब एक तो कंफ्यूजन ये मत रखिए, ये जो है ये डेंसिटी का सिंबल है, बट इससे पहले मिस्टर रुद्र ये हमने किसका सिंबल रखा था?
किसका सिंबल रखिए? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए, ये जो लिखा है यहाँ पर ये है रेजिस्टिविटी। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये है मेरा फॉर्मूला जो मुझे 6 7 पे समझाया गया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं जी, पहले कभी सुना है ये आपने फॉर्मूला? हाँ सुना है। तो मास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 1700 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास जो मास आ गया वो कितना आ गया? 1700 ग्राम। मिस्टर रुद्र, डाउट है? नहीं और जो मास है उसको मैं जब केजी में कन्वर्ट करता हूं तो वो मेरे पास आ जाता है 1.7 केजी। मिस्टर रुद्र, यहां तक बात समझ आए? हाँ सर। तो बेसिकली ये जो लाइन लिखी है यहाँ, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केटल इज 1700 सेंटीमीटर एंड इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस लाइन में मिस्टर रुद्र क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है? हमें मास मिल रहा है उसका। Yes, सर, वो आपको ये बोल रहा है कि जो मास ऑफ वाटर है वो 1.7 केजी है। तो मिस्टर रुद्र वो आपको डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहा कि 1.7 केजी वाटर है? क्योंकि बाकी सब दिया है, मतलब स्पेसिफिक हीट और सब दिया है इसमें। अरे वो आपको चेक करना चाहता है ना कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आता भी है नहीं आता? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। तो अब देखिए, वो आपका डेंसिटी का जो नॉलेज है वो चेक करना चाहता है कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आता नहीं आता। देने को वो डायरेक्टली आपको बोल देता कि यार 1.7 केजी है, बट इतनी आपको अक्ल होनी चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें आप मास निकालना चाहते हैं। और मास क्यों निकालना चाहते हैं? मास क्यों निकालना चाहते हैं? मास इसलिए निकालना चाहते हैं कि ये जो आपकी केटल है इसमें जो पानी पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 1.7 केजी। मिस्टर उधर यहां तक क्लियर? हाँ सर। ओके। तो अब देखिए 3.5 मिनट्स में पहले आपका जो टेम्परेचर था वो था 19 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको इरेज करके थोड़ा साफ करके, उधर यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो पानी आपका जो था 90 डिग्री सेल्सियस पे था, अब आप उस पानी को ले आए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो चेंज इन टेम्परेचर मिस्टर रुद्र कितना है? 41 डिग्री। 81 डिग्री सेल्सियस। ओके। टाइम कितना लगा? 3.5 मिनट्स। वॉल्यूम कितना है? 1.7 केजी। स्पेसिफिक हीट दी हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मिस्टर रुद्र? Q is equal to mc delta T। शाबाश। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये जो मास है बेटा ये है 1.7 केजी। C कितना? 4200 जूल पर केजी। डेल्टा टी कितना? 81। तो ये कैलकुलेट करोगे तो थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर आ जाएगी। हाँ सर। यस सर, नो सर? यस सर। अब थोड़ा फिर से ध्यान से समझिए, आपकी जो केटल है आपकी जो केटल है
वो जो एनर्जी दे रही है वो कितनी दे रही है? मिस्टर तो डाउट है, इसको कैलसी पे जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना दे रही है। कितना? 630,000 630,000 जूल्स। और यहाँ पर जो एनर्जी गेन हो रही है 1.7 इंटू 4200 इंटू 81, ये कितनी आ रही है? So 578 340 578 340 340 जूल। और ऊपर हमारे पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी? 3000 इंटू 3.5 इंटू 630,000। ओके, अब जो केटल है जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो तो इतनी कर रही है, वाटर को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है इतनी। तो मिस्टर रुद्र, एफिशिएंसी कितनी होगी? एनर्जी रिसीव्ड बाय एनर्जी गिवन इनटू 100। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। यार जो केटल है वो 630,000 जूल एनर्जी दे रही है, इतनी एनर्जी वो दे रही है। यहां से जो केटल है वो 630,000 एनर्जी दे रही है, बट आपका जो वाटर है, जो यहाँ पर ये जो वाटर है, उसको जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? वो मिल रही है 578,340। बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है मिस्टर रुद्र? तो ऐसे सराउंडिंग्स में जा रही है। वगैरह में जा रही होगी, वेस्ट हो रही होगी। अनिश जी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। सर ये सारी कोर्स की बात है, ये मत सोचना मेरे कोर्स में नहीं है। हाँ और चीजें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके सामने 10th क्लास का बच्चा कर रहा है। मिस्टर रुद्र बताइए कितना आप, कैलसी से बताइए कितना आप? So 91.8%. 91.8%। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है, आपकी अप्रोक्सीमेटली 8% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। अनिल जी, नहीं समझा? समझा सर। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रुद्र, अगर आप मेरी सलाह माने ना, ये जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हमने कौन सा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 8 किया, और क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 किया। ये आपको दोबारा से करने चाहिए। मेरी बात नहीं समझ हाँ आ? सर, समझ है। नेक्स्ट क्लास में जब भी रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ये वाला क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 7, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली सर्किट्स वाले क्वेश्चंस हैं, बट इसमें बीच बीच में ये आपके रेजिस्टेंस और डायमीटर और ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।